आइए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग क्या टॉपिक प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया था। याद है बच्चों? हमने आपको सेक्शन 22 बताया। क्या क्या बताया भाई? हमने आपको सेक्शन 22 बताया, डीम्ड ऑनरशिप के बारे में बताया। आइए एक बार रिकैप कर देते हैं। हमने आपको बताया क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, सबसे पहले हमने आपको प्रीवियस क्लास में चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताया। होप सो आपको याद होगा। सेक्शन 22 क्या कहता है, मैंने आपको ये पढ़ाया था। एनुअल वैल्यू का डिस्कशन किया, सेक्शन 22 के बारे में बताया, उसके बाद डीम्ड ऑनरशिप के बारे में बताया। देखिए हमने आपसे कौन कौन से सेक्शन पे आपसे बात कर लिया। मैंने आपको सेक्शन 22 बताया और डीम्ड ऑनरशिप सेक्शन 27 बताया, है ना बच्चों? तो ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आप भूल गए हैं तो रिकॉर्डिंग पे जाके लेक्चर्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जेम्प्ट के बारे में। एग्जेम्प्ट के मतलब हाउस प्रॉपर्टी का कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट होता है, हम लोग उस टॉपिक को आज देखेंगे। तो आइए सब लोग चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एग्जम्पशन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए बच्चों, एग्जम्पशन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको ना एग्जम्पशन दी जा रही है। क्या दी जा रही है भाई साहब? तो एग्जम्पशन दी जा रही है। अच्छा सर, एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट अगर कहती है बेटा कि इनकम एग्जेम्प्ट है, मतलब ये इनकम माफ है। सिंपल सी बात है बेटा, टैक्सेबल होगा ही नहीं बच्चों, इट इज नॉट टैक्सेबल। तो सवाल ये है बच्चों कि सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि एग्जम्पशन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सर कौन कौन सा इनकम एग्जम्प्ट है? अच्छा, इसका मतलब सर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल। हम वैसे हाउस प्रॉपर्टी जिसका कोई एनुअल वैल्यू हो, एनुअल रेंटल वैल्यू हो, और गवर्नमेंट कहती है कि वो इनकम हम एग्जम्प्ट कर देंगे, माफ कर देंगे। तो सवाल ये है बच्चों कि आखिर किसका इनकम माफ होगा? लॉजिकल बात है ना बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम यही जानना चाहेंगे कि इनकम माफ किसका है, इनकम एग्जम्प्ट किनका है। आओ बच्चों सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे पहला इनकम है ना बच्चों, कहता है कि इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट। कहने का मतलब बच्चों, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, किसी भी फार्म हाउस से जो इनकम आ रहा है वो एग्जम्प्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फार्म हाउस कहने का मतलब क्या है, एनी रीजन? फार्म हाउस का मतलब क्या है यहाँ पर? आइए मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। फार्म हाउस मीन्स, एक एग्जांपल लीजिए बच्चों। मान लीजिए काफी बड़े से एरिया में फार्मिंग हो रही है। ओके, फार्मिंग हो रही है। मान लो बच्चों हम लोगों ने इस पूरे फार्मिंग एरिया में एक प्रॉपर्टी बनाई। प्रॉपर्टी बच्चों कई किलोमीटर तक गांव नहीं है, कई किलोमीटर तक लोग नहीं है। किसान बेटा अपने एग्रो मशीनरीज को लेकर आते हैं, फिर लेकर वापस गांव जाते हैं। तो वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, डीजल पेट्रोल पे खर्च लगे। ओके, लॉजिकल बात। तो बहुत सारे फार्मर्स आए और इन्होंने आपसे बात किया। इन्होंने कहा कि चलो भाई मैं अपना ट्रैक्टर यहाँ रख दूंगा, एग्रो मशीनरीज रख दूंगा, तो क्या आप रेंट लोगे? आपने कहा हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल हम इससे रेंट लेंगे, एक रेंट जनरेट करेंगे। तो लॉ कहता है बच्चों की अगर कोई फार्म हाउस है जिससे कोई इनकम आ रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात कि वो एकदम से एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट कहती है कि फुली एग्जेम्प्ट, टोटली एग्जेम्प्ट। अच्छा, ये तो बेटा पहला इनकम मैंने बताया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का
जो कि एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो फार्म हाउस होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन वो क्या होना चाहिए, तो वो फार्म हाउस होना चाहिए, पहला कंडीशन। ओके, फर्स्ट कंडीशन कि वो फार्म हाउस होना चाहिए। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे बेटा कहता है ना कि एक्स एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एक्स रूलर। अच्छा, मैं आपको पहले समझाता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, तब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मान लो बच्चों, बेटा जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जाना है कि आजादी के बाद हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम, राजा और रजवाड़ा सिस्टम को गवर्नमेंट ने क्या किया, एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये एक पर्सन है जिनके पास 2-3 पैलेस है। अब बेटा ड्राइंग पे हम पैलेस तो नहीं बना सकते, बट आप मान लो पैलेस, पैलेस है, महल है बच्चों। और ये जो पर्सन है ना, मान लो ये किसी राजा फैमिली, रूरल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आजादी के पहले से ये चले आ रहे हैं। तो और ऐसा बेटा इनके पास अलग अलग जगह महल है। मान लो एक राजस्थान में है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, राजस्थान में है, एक बिहार में है, और एक दो और कहीं कहीं हम लोग ले लेते हैं। मान लो एक महाराष्ट्र में है, एक एग्जांपल समझ लो। तो बच्चे गवर्नमेंट कहती है कि वन पैलेस, एक पैलेस, एक महल हम एग्जेम्प्ट कर, एक पैलेस एग्जेम्प्ट करने को रेडी है। गवर्नमेंट कहती है कि आप एक कोई भी एक पैलेस चूज करो, ये आपके ऊपर है। तो एनुअल वैल्यू क्या बच्चों, एनुअल वैल्यू हम एग्जेम्प्ट कर देंगे किसी भी एक पैलेस का जो आप चाहो। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर व्हाट इज एनुअल वैल्यू, ये तो अभी तक आपने बताया नहीं। बताएंगे बेटा, बताएंगे। एनुअल वैल्यू क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हम लोग का ये दूसरा क्लास ही है हाउस प्रॉपर्टी पर। ओके, तो कहता है बच्चों की जो एनुअल वैल्यू है ना, वो एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी किसी एक पैलेस को एज पर द चॉइस, गवर्नमेंट कहती है। आइए बच्चों, अब इस पॉइंट को आप एक बार पढ़िए। देखिए मैं आपको बताता हूं। कहता है बच्चों, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन पैलेस, कोई भी एक पैलेस, वन पैलेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एन एक्स रूलर। बहुत बार ऐसा होता है ना बच्चों कि होटल इंडस्ट्री में, आपको मैं बता दूं बेटा, ज्यादातर जो हमारे देश में जो राजा रजवाड़ा परिवार से बिलोंग करते हैं ना, उन्होंने बेटा क्या किया कि अपने घरों को ज्यादातर कन्वर्ट कर दिया महल को होटल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि बेटा महल होटल बनाने लायक होता भी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि चलो मैंने आपको कोई एक हाउस प्रॉपर्टी, मतलब एक महल को एग्जेम्प्ट कर। तो कहता है बच्चों, इफ एक्स रूलर हैज अ हाउस प्रॉपर्टी which partially let out and partially self occupied, then only the self occupied part of the house property shall be exempted। अब इस बात को आप समझ लीजिए बच्चों। मैंने जो एग्जांपल दिया, तो मैंने तो 2-3 महल बता दिया, किनके पास 3 महल है, 2 महल है, तो कोई एक एग्जाम्पल मान लो बच्चों, अगर कोई छोटा राजा रहा होगा, एक एग्जाम्पल समझ लो, और इनके पास कोई बड़ा सा महल है, और इन लोगों ने क्या किया है कि हाफ को, मतलब कुछ पार्ट को रेंट लगा दिया, एज अ होटल इंडस्ट्री आप समझ लो, रेंट पर दे दी, और एक पार्ट में वो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर रहते हैं। तो लॉ कहता है बेटा, जो एसओपी पार्ट होगा ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होगी ना, उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। गवर्नमेंट बेटा इसको एग्जेम्प्ट करने को रेडी है। हाँ, लेकिन ऐसा क्लॉज तब लगता है ना बच्चों, जब उसके पास सिर्फ एक पैलेस, ओनली वन। ओके, ओनली वन, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बच्चे मैंने आपको 2 बताया, इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस। और पता बेटा, जब हम आपको एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ाएंगे ना,
तो हम आपको फार्म हाउस के बारे में यहाँ और भी डिटेल से समझाएंगे। अभी मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि जो फार्म हाउस से एग्रीकल्चरल इनकम आएगा वो एग्जाम्पल। ओके, अच्छा अभी आप टेंशन ना लो सेक्शन का, आप ना अपने पे साइकोलॉजिकल प्रेशर मत बना लेना कि सर व्हाट अबाउट द सेक्शन। ओके, नो इश्यू, टेंशन नहीं है। आइए नेक्स्ट कहता है बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी। फिर हम लोग फर्दर बात करते हैं बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय लोकल अथॉरिटी? पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जेम्प्ट होगा बच्चों, एकदम से गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। अगर बच्चे साइंटिफिक रिसर्च के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, जैसे अपने देश में है ना बच्चों साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इसरो वगैरह, तो अगर इनके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है ना बच्चों, तो उस हाउस प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू होगा, गवर्नमेंट कहती है कि जाओ मैंने एग्जम्प्ट कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया बाबा, वो एग्जम्प्ट कर दिए गए, तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद कहता है बच्चों, इंस्टीट्यूशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। बेटा आपने इकोनॉमिक्स में पक्का इसके बारे में पढ़ा होगा कि हमारे देश में गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस बनाया है जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस को, बिजनेस को प्रमोट करती है विलेज एरिया पर, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और बच्चों इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इनके पास जो भी हाउस प्रॉपर्टी है उसका जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, 2 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा सब कुछ। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों, कहता है कि एनी बॉडी और अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एंडोमेंट्स। बच्चों हमारे देश में जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट है और इस चैरिटेबल ट्रस्ट की जो भी हाउस प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है, वो एग्जेम्प्ट कर दी गई। उसके बाद कहता है बच्चों, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बेटा जैसे आपकी पटना यूनिवर्सिटी हो गई, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये सभी इनकम एग्जेम्प्ट कर दिए गए, माफ कर दिए गए। उसके बाद कहता है प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। बेटा आपने कभी नाम सुना है फिक्की का? फिक्की, बेटा आपको ना दिल्ली में इसके बहुत सारे ऑडिटोरियम्स दिखेंगे। फिक्की ना एक बहुत बड़ी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, जिसमें रिलायंस, टाटा, किर्लोस्कर, सूर्या जैसी कंपनियां मेंबर हैं। आप अंदाजा लगाओ बच्चों, ये लोग जिस कंपनी के मेंबर होंगे, सॉरी जिस ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी होगी आप इमेजिन कर सकते हो। तो बेटा जो भी ट्रेड यूनियन होता है, इनके पास जो भी हाउस प्रॉपर्टी है वो सभी क्या किए गए हैं? एग्जेम्प्ट कर दिए गए। ओके, और आ जाओ बच्चों, कुछ कुछ आपको और इंपॉर्टेंट बता देते हैं। इन प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। देखो बेटा जो ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वो सब मैं आपको मार्क कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रॉपर्टी इनकम है बेटा वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया, वो माफ कर दिया। आई बात समझ? आई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों हमारा? वो है टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओके, अगर ये आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है बच्चों, टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, पहले बेटा वन था इसलिए वो मिसप्रिंट हो गया, तो अब जो है दो एसओपी एग्जेम्प्ट कर दिए गए। ओके, तो ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है बच्चों। आपको कौन कौन सा इनकम ध्यान रखना है? सबसे पहला टू एसओपी, इंडिविजुअल और एचयूएफ के एसओपी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है बच्चों, पहली बात। पॉलिटिकल पार्टी एग्जेम्प्ट कर दिया गया, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हाउस प्रॉपर्टी है तो
अच्छा, मैं वो चीजें आपको ज्यादा हाईलाइट करके बता रहा हूँ जिसका आपको सबसे ज्यादा जरूरत है बीकॉम लेवल पे। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, वो भी एग्जाम्प्ट है बेटा। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एग्जाम्प्ट है बच्चों। चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जाम्प्ट है। और ये मैंने आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बताया, ये भी एग्जाम्प्ट है। चलिए, तो बेटा आज मैंने आपको एग्जम्प्ट इनकम के बारे में बताया। अच्छा, ये इनकम तो है, नो डाउट, ये इनकम तो है बेटा। अच्छा, कैसा इनकम है? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, नो डाउट ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, लेकिन एग्जम्प्ट। अब सवाल ये है बच्चों, क्या ये सेक्शन आपको एक दिन में याद होगा? नहीं बेटा, सुनिए, कभी भी आप रट कर याद नहीं कर सकते। ओके, आपको चीजों को बार बार मेमोराइज करना पड़ेगा। बच्चों, पहला सवाल ये खड़ा है कि सर हाउस प्रॉपर्टी की टाइप आप क्यों बताना चाह रहे हैं? क्या घर की कैटेगरी? नहीं बच्चों, उस रेफरेंस में मैं नहीं बता रहा आपको, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बच्चों, यहाँ टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कहने का आप ये सेंस मत समझ लीजिएगा कि घर की कैटेगरी, नहीं, उसका यूज कैसे हो रहा है। तो देखिए बच्चों, पहला सिचुएशन समझिए, या तो वो घर लेट आउट प्रॉपर्टी होगा, मतलब कि आप उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहे होंगे, भाड़े पर लगा रहे होंगे। पहली बात कि आपने ये बता दिया कि देखो ये मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी है, हम इसको ऑलवेज जो है ये लेट आउट रहेगा, इससे मुझे रेंट कमाना है, इनकम कमाना है। जाहिर सी बात है बच्चों, जब ये लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इस लेट आउट प्रॉपर्टी से आएगा रेंट, लॉजिकल बात है ना बच्चों। क्या आएगा? तो रेंट आएगा। मैंने तो आपको स्टार्ट में ही पढ़ाया था बेटा कि रेंट कभी भी डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं होता, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होता है। क्या टैक्सेबल होता है बेटा? एनुअल वैल्यू। अब मेरी बात को सुनिए बेटा, इनकम टैक्स लॉ कहता है कि ऑलवेज टैक्सेबल। अगर ये लेट आउट प्रॉपर्टी है तो ये ऑलवेज टैक्सेबल होगा, ये हमेशा टैक्सेबल होगा, और इसे हर हाल में टैक्स कर दिया जाएगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा, और इस पर टैक्स लगेगा, ऑलवेज टैक्सेबल। ओके, ऑलवेज टैक्सेबल, हर हाल में इस पर टैक्स लगेगा। ओके सर, एक बात बताइए, अगर ये घर एसओपी रहा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मैं अपने बिजनेस और अपने प्रोफेशन में, सॉरी, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तब। बच्चों, दो सवाल सुनिए कि इस प्रॉपर्टी का हम क्या कर रहे हैं। क्या मैंने इस प्रॉपर्टी को खुद के रेसिडेंस के लिए इस्तेमाल किया है? खुद के रेसिडेंस के लिए, ओन रेसिडेंस। तो बेटा लॉ कहता है ना, लॉ कहता है कि अगर आपके पास टू एसओपी है, टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो ये एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। ये क्या कर दिया जाएगा? एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। ओके सर, लेकिन अगर हमारे पास दो घर से ज्यादा है तब? मोर देन टू एसओपी बेटा, मोर देन टू एसओपी, टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से ज्यादा है तो क्या होगा? लॉ कहता है ना बेटा, रिमेनिंग एसओपी, दो घर को छोड़कर, जैसे एग्जांपल लेना, अपने पास मान लो बच्चों 3 एसओपी है, तो लॉ इसको और इसको एग्जाम्प्ट कर देगा, और जो थर्ड वाली एसओपी होगी वो टैक्सेबल कर दी जाएगी। लेकिन बेटा बच्चों ध्यान से सुनिएगा, वो जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी ना, उसको डीएलओपी कहा जाएगा। इनकम टैक्स उसको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानेगी। अगर मैंने उसको रेंट पर नहीं लगाया है तो इनकम टैक्स कहती है कि ये डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब मैं मान रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी लेट आउट है। समझे बच्चों? इसे क्या माना जाएगा बेटा? इसे डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। सर एक बात बताइए, अगर ये घर खाली रहा, मैंने रेंट पर नहीं लगाया, आई एग्री बेटा कि तुमने इस घर को खाली रखा,
थर्ड वाले घर को तुमने खाली रखा और इससे कोई रेंट नहीं आया, आई एग्री, लेकिन लॉ कहता है कि इस घर का एक एनुअल वैल्यू तो है ना, एक एनुअल रेंटल वैल्यू तो है, रेंटल वैल्यू तो है। तुमने क्यों नहीं रेंट पर लगाया, तुमने इनकम क्यों नहीं कमाया, तुम रिसोर्स को क्यों वेस्ट कर रहे हो? और लॉ बेटा इसको डीएलओपी मान लेता है, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानता है। और डू यू नो कि डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी भी टैक्सेबल करती है। ओके बेटा, देखिए मेरी बातों को एकदम ध्यान से फ्रेम कीजिए। मैंने आपको कैसे बताना शुरू किया, मैंने कहा कि मान लो आपके पास घर है कुछ एसएससी के पास, और एसएससी ने इसकी दो कैटेगराइजेशन कर दी। पहले वो उसको लेट आउट प्रॉपर्टी बताता है, अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है बच्चों तो इनकम टैक्स उसको ऑलवेज टैक्सेबल कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? ऑलवेज टैक्सेबल, क्योंकि आप उससे पैसे कमा रहे हो ना बेटा, आप पैसे कमा रहे हो, आप इनकम कमा रहे हो, वो ऑलवेज टैक्सेबल कर दिए जाए। ओके, फर्दर कहता है बच्चों, अगर वो एसओपी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो दो क्वेश्चन, ओन रेसिडेंस, क्या आप उसको अपने रेसिडेंस में इस्तेमाल कर रहे हो या अपने बिजनेस और प्रोफेशन में? बच्चों अगर तुम ऑनर हो, मेरी बात को सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, अगर तुम ऑनर हो और तुमने अपने ही प्रॉपर्टी में, अपने प्रॉपर्टी में क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया, तो लॉ कहता है कि एचपी में टैक्सेबल नहीं होगा। सुनना बेटा, तुम रेंट पर दे देते ना, टेनेंट अगर इसमें बिजनेस चलाए या प्रोफेशन चलाए या वो रहे, मैटर नहीं करता, लेकिन तुम अपने प्रॉपर्टी में बिजनेस नहीं कर सकते। अगर तुम अपने प्रॉपर्टी में बिजनेस करते हो या प्रोफेशन चलाते हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता बेटा, बिल्कुल नहीं। लॉ कहता है कि ये टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। पीजीबीपी बेटा हमारा थर्ड हेड ऑफ इनकम है, मैंने आपको इंट्रो में भी इस चीज का रिवीजन किया था, ये थर्ड हेड ऑफ इनकम है बच्चों, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, आइए। और सर अगर हमारे पास दो घर से ज्यादा है तब? तो बेटा जितना भी एक्स्ट्रा होगा उन सभी चीजों को डीएलओपी मान लिया जाता है, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाती है। चलो बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और आप यहां से इसको नोट डाउन कीजिए। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। आइए बच्चों, अब हम लोग कंप्यूटेशन सीखेंगे कि सर एक बात बताइए, सुनिएगा बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सर आप बार बार कह रहे थे कि एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होता है, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होता है, किस तरीके से एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगा? सुनिए बच्चों, सीक्वेंस क्या है ना कि एनुअल वैल्यू बेटा डायरेक्ट कभी भी टैक्सेबल नहीं होता, तो सबसे पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू जानना पड़ता है। क्या जानना पड़ता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे बच्चों तब हमारे पास एनुअल वैल्यू आता है, समझे? तब जाकर हमारे पास एनुअल वैल्यू आता है, जिसको हम लोग नेट एनुअल वैल्यू भी कहते हैं। आई बात समझ में? इससे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेट एनुअल वैल्यू। तो पहले हम लोग सीखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना, फिर जाकर हम लोग फाइंड करेंगे नेट एनुअल वैल्यू। अच्छा, हम आपको कंपैरेटिवली तीनों सिचुएशन सिखाएंगे, एसओपी भी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। आप नोटिस करो,
हम लोग एक साथ तीनों सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे बच्चों? एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, तो बच्चों बड़ा ध्यान से समझिएगा, हम आपको तीनों टॉपिक सिखाना चाह रहे हैं एक साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको अभी पहले ही कह दिया बच्चों कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनुअल वैल्यू नील है, तो अभी आप उस पर तो सोचना ही मत। देखो, जब हम लेट आउट प्रॉपर्टी बनाते हैं बच्चों या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो सबसे पहले ना हम आपको लेट आउट सिखाते हैं। ओके, फॉर्मेट अभी समझने में आपको दिक्कत होगा, तो हम इसको भी साइड कर देते हैं। ओके, सुनिए बच्चों, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिएगा। मान लो बच्चों हमें जीएवी निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा, जो मैं केस आपको बता रहा हूं लेट आउट का, ओके, लेट आउट का सुनिएगा बेटा। लॉ कहता है ना कि सबसे पहले आप ये देखो कि उस घर का फेयर रेंट क्या है। क्या बच्चे? फेयर रेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय फेयर रेंट? आप फेयर रेंट किसको कह रहे हैं सर, किसको कह रहे हैं? अरे बच्चों, हर एक लोकेलिटी का एक अपना रेंट होता है ना बाबा, बोलो होता है कि नहीं? हर एक लोकेलिटी का। अभी मान लो हम बैठे हुए हैं इधर, तो इधर का रेंट अलग है बच्चों। आप अभी बैठे हो कहीं और, उमंग बैंगलोर में बैठा हुआ है, तो उमंग का अलग रेंट होगा। अच्छा, वैभव दिल्ली में बैठा हुआ है, तो वहां का रेंट अलग होगा। अच्छा बच्चों, पटना में ही ले लो, पटना में अलग अलग लोकेलिटी, कंकड़बाग का अलग रेंट, बोरिंग रोड का अलग रेंट, पटना अशोक राजपथ का अलग रेंट। तो बेटा एक लोकेलिटी का रेंट होता है ना, तो कहता है कि हर एक लोकेलिटी में सिमिलर प्रॉपर्टी का एक अपना रेंट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फेयर रेंट, फेयर रेंट। और ये हो गया म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू। लॉ कहता है बच्चों कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो वैल्यू पड़ा है, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, ए और बी। ए और बी मतलब फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में कौन बड़ा है, लेकिन बट नॉट मोर देन, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। सुनना बेटा, एसआर का मतलब मैं स्टैंडर्ड रेंट को कह रहा हूं, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लॉ कहता है ना बेटा कि जो बड़ा होगा लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। अब मेरी बात को पहले आप समझो, सब लोग दिमाग शांत करो, एकदम कूल डाउन होकर सुनना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्टैंडर्ड रेंट क्या है? स्टैंडर्ड रेंट स्टैंडर्ड रेंट क्या है? देखिएगा बेटा, अपने यहां एक रेंट कंट्रोल एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट एक कानून है। और बेटा जहां जहां ये रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, तो कहा जाता है ना कि लैंडलॉर्ड लोगों को कि आप इससे ज्यादा रेंट ना ले, मतलब आप अपने टेनेंट का एक्सप्लॉयटेशन मत कीजिए, अदरवाइज ये पनिशेबल होता है। खैर, ये तो बात की बात है, अभी हम लोग टॉपिक समझते हैं। तो कहता है बच्चों, इनकम टैक्स लॉ कहता है कि जब आप फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करना, तो कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइए हम आपको एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। मान लो बच्चों, हम एक केस लेते हैं, केस वन। केस वन, मान लो बेटा कि इस प्लेस पर रेंट कंट्रोल एक्ट
रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल मतलब है ही नहीं। चलो ठीक है भाई, हम एक केस लेते हैं बेटा। मान लो फेयर रेंट है हमारा 4 रुपीज और म्युनिसिपल टैक्स है 5 रुपीज और स्टैंडर्ड रेंट नील। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप यहीं पे थोड़ा गलती कर देंगे तो प्लीज पेशेंस से मेरी बात को सुनिएगा, प्लीज ध्यान से। बेटा जैसा कि मैंने आपको कहा कि रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है नहीं, तो स्टैंडर्ड रेंट हो गया नील, जीरो, मैंने लिख दिया नील। देखो यहाँ मैंने मार्क कर दिया। अब बच्चों आप ही बताओ, लॉ कहता है कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो बड़ा है वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे एक्सपेक्टेड रेंट कितना बना हमारा? 5 रुपीज, क्योंकि ज्यादा कौन है बेटा, ₹5 ज्यादा है, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, सिंपल। अच्छा एक और केस लेते हैं। मान लो फेयर रेंट है हमारा 10 रुपीज, ठीक है, देखिएगा, और म्युनिसिपल वैल्यू है 9 रुपीज और रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है बेटा, तो स्टैंडर्ड रेंट तो नील हो गया। अब जब है ही नहीं तो हम कंपेयर किससे करेंगे? लॉ क्या बोलता है बच्चों कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो बड़ा होगा ना, जो बड़ा होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेटा इस जगह तो रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, तो फिर टेंशन किस बात का? तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में बड़ा कौन है? तो म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू क्या बन जाएगा? म्युनिसिपल वैल्यू बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, समझ में आया? तो एक्सपेक्टेड रेंट आपको क्लियर हुआ? आइए अब हम ना इसमें एक चेंज लाते हैं, एक चेंज लाते हैं। अब हम रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल कर देंगे। जो हम आपको ना केस टू, अब इस पे केस थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आप जीएवी को अच्छे से समझ पाओ। अब देखो बच्चों, मान लो अब हम केस टू लेकर बताते हैं आपको। केस टू, रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है। सुनिएगा बच्चे, अब ना हम केस चेंज करते हैं, थोड़ा आपको समझाते हैं। मान लो बच्चों, मान लो कि हमारा जो फेयर रेंट है ना वो 10 रुपीज है, बस समझने के लिए 10 रुपीज, और म्युनिसिपल वैल्यू है 15 रुपीज और हमारा स्टैंडर्ड रेंट है 20 रुपीज। अच्छा बेटा लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है ना कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो बड़ा होगा, तो बेटा आप बताओ ₹10 और ₹15 में बड़ा कौन? तो 15 रुपीज। अच्छा क्या हम स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं ना बेटा। क्या बोलता है, स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस मत करना, नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, तुम बाउंड्री लाइन के अंदर रहना। बेटा बच्चों ये जो स्टैंडर्ड रेंट है ना ये बाउंड्री का काम कर रहा है, तो बेटा क्या हम बाउंड्री को क्रॉस कर गए? नहीं ना। तो लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में बड़ा कौन? म्युनिसिपल वैल्यू, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेंट से तो कम है ना, तो 15 रुपीज क्या हो जाएगा? 15 रुपीज हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाए। ओके, चलो होप सो समझ में आया होगा। आओ एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो बच्चों, मान लो स्टैंडर्ड रेंट है 30 रुपीज, म्युनिसिपल वैल्यू है 28, ओके, और फेयर रेंट है 29। बच्चों एक बात बताओ, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में कौन वैल्यू बड़ा है? तो फेयर रेंट बड़ा है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या बेटा हम स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं ना, हम तो 29 को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 29 तो स्टैंडर्ड रेंट से कम है ना बेटा, तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 29।
आगे चलते हैं हम लोग। अब एक केस और बदलते हैं बच्चों, सुनना, केस बदलते हैं बच्चों। मानो कि हमारा फेयर रेंट 16 रुपीज है, म्युनिसिपल वैल्यू 18 रुपीज है, और स्टैंडर्ड रेंट ना हमारा 17 हो गया। अच्छा ऐसे समझो तुम थोड़ा सा, ये हो गया स्टैंडर्ड रेंट, बाउंड्री वॉल 17, और ये हो गया 16 और 18। बेटा जब हम फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में सेलेक्ट करेंगे तो बड़ा कौन है? म्युनिसिपल वैल्यू। लेकिन जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं बेटा तो ये तो पार कर जा रहा है बाउंड्री को, और लॉ क्या कहता है कि कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में हमें स्टैंडर्ड रेंट को ही क्या मानना होगा? एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर क्रिकेट के मैच में जब एक बैट्समैन बॉल को स्ट्राइक करता है अपने बैट से, और ये बॉल ग्राउंड टू ग्राउंड होकर बाउंड्री पार कर जाता है, तो क्या बेटा उसको 5 रन मिल जाएंगे, 8 रन मिल जाएगा? नहीं ना, ग्राउंड टू ग्राउंड जाने पर मैक्सिमम क्या मिलता है? 4। तो एक रूल है ना बेटा कि मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा? 4 ग्राउंड टू ग्राउंड जाने पर, और फ्री टू एयर जाने पे 6। तो एक रूल बनाया गया है ना बच्चों। वैसे ही कहता है कि स्टैंडर्ड रेंट एक बाउंड्री है, उससे ज्यादा आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में सुनिएगा, बच्चों ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा कि 17 रुपीज ही क्या बन जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। चलो तो हमको लगता है बच्चों कि शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों हम आपको आगे समझा देते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, अब आगे कहता है बच्चों एक्सपेक्टेड रेंट के बाद आपको देखना होगा एक्चुअल रेंट। अच्छा बच्चों म्युनिसिपल वैल्यू किसको कहते हैं? सुनिए, म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं बेटा, म्युनिसिपैलिटी ना हर एक लोकेशन के सिमिलर प्रॉपर्टी का एक रेंट बताती है कि इस घर का इतना एनुअल वैल्यू है। अब देखिएगा बच्चों, लॉ कहता है कि विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, सी और डी। मतलब बच्चों एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा ना वो बनेगा जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा हमारा जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाँ एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो लेट आउट आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये हम मानकर चल रहे हैं फुल ईयर लेट आउट, फुल ईयर लेट आउट। मतलब जो हमारा घर है वो पूरे साल भाड़ा लगा रहा। क्लियर है बच्चों? तो एक बार रूल को फिर से समझिए, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो बड़ा होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा, बट देयर इज द कंडीशन, वो कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा होगा वो बनेगा जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले बच्चों अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आ रहा होगा तो घबराना नहीं है, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताएंगे ना इस पर। अभी तो जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाया, मैं बताऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है। ओके तो चलो बच्चों मैंने आपको जीएवी तो बता दिया, अब आते हैं थोड़ा सा, अब इसको ना समराइज करते हैं। तो सर जीएवी तक तो, सर एक बात बताइए एसओपी में आप नील 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 कर रहे हैं। बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू नील होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका टैक्सेबल ही नहीं होता, तो फिर आप इंक्लूड क्या करोगे? अब देखिए जब आप लेट आउट प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे या डीएलओपी कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे इसका फेयर रेंट क्या है, दोनों का लिख दोगे। म्युनिसिपल वैल्यू क्या है आप नोट डाउन कर दोगे। विच इज ग्रेटर, ए और बी में जो बड़ा होगा लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो क्या बनेगा आपका? एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन बेटा एसओपी सब नील, एसओपी का कैलकुलेट ही नहीं होता बेटा, सरकार कहती है तुमने कमाया ही नहीं।
आप सोचो ना बच्चों, जो इंसान खुद अपने घर में रह रहा हो तो वो खुद को रेंट देता है क्या? क्या उसके लिए इनकम होगा? नहीं। चलो, तो हम लोग ऐसे करते हुए बेटा जीएवी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो मैंने आपको सिखाया। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया। उसके बाद बेटा फॉर्मेट कहता है, इनकम टैक्स लॉ कहता है कि ऑनर ने, जो घर का ऑनर है, उसे क्या करना है कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, उसने जितना भी म्युनिसिपल टैक्स पे किया है उसको लेस कर लेना है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर वो लेस कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एलओपी में तो आपने बताया कि लेस होगा, डीएलओपी में भी बताया और एसओपी में नील। बच्चों तुम सोचो, जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील है तो जीरो फिगर से म्युनिसिपल टैक्स कैसे माइनस होगा? इनकम टैक्स कहती है वो भी नहीं माइनस होगा, नील। जब आप सरकार को टैक्स दे ही नहीं रहे हो तो किस बात का आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने हैं? सोचिए जरा। लेकिन एलओपी में और डीएलओपी में आप माइनस कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट। अब आप सोच रहे होंगे सर व्हाट इज दिस अनरियलाइज्ड रेंट? सर ये नया माजरा क्या है, नया नाटक क्या है? देखो बेटा बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे कि एग्जांपल लो कि मैंने घर पे रेंट लगाया, ओके, तो ये हमारे टेनेंट भाई साहब जो हैं ये बिना रेंट दिए कहीं चले गए, मुझे पता भी नहीं है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि मैंने इनकम टैक्स को कहा कि देखिए जी 6 महीना तो मुझे रेंट मिला नहीं, देखो इनकम टैक्स मुझे तो रेंट मिला नहीं। तो इनकम टैक्स का कहना है कि ठीक है, आई एग्री कि ये रेंट अनरियलाइज्ड है, आई एग्री, लेकिन किस ग्राउंड पर मैं मान लूं कि ये अनरियलाइज्ड है? क्या तुमने कोई लीगल प्रोसेस किया? क्या तुमने कोई लीगल प्रोसेस, कोई कानूनी प्रक्रिया, किसी को कंप्लेन किया, किसी ऑथराइज्ड बॉडी को बताया कि तुम्हारे टेनेंट ने तुमको रेंट नहीं दिया? अगर बेटा हम बता देते हैं तो इसे कहा जाता है रूल 4। रूल 4 सेटिस्फाइड हो गया। मान लो मैं थाने जाता और वहां कंप्लेन करता, एफआईआर नहीं करता, बस मैं इन्फॉर्म कर देता, देन रूल 4 इज सेटिस्फाइड। तो इनकम टैक्स कहती ठीक है तो माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कंप्लेन किया ही नहीं बच्चों, तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा ना बेटा। सोचो बच्चों, कोई भी एसएससी इनकम टैक्स को कहेगा कि हमारे जो टेनेंट थे उन्होंने टैक्स ही नहीं पे किया, कह सकता है ना बच्चों? बिल्कुल कह सकता है, लॉजिकल सी बात है। इसलिए इनकम टैक्स कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप रूल 4 सेटिस्फाई करोगे तो हम आपको लेस करने देंगे। मतलब आपने किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया। बच्चों जब आप लेस कर देते हो तो हमारे पास आ जाता है एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू आ जाता है। इसी की हम बात कर रहे थे बेटा, इसी पर टैक्स लगता है, एनुअल वैल्यू। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपने नील कर दिया। बच्चों सिंपल सी बात है ना, इनकम टैक्स लॉ कहता है बेटा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू होगा वो नील होगा, क्योंकि बच्चों जिस घर में हम रहते हैं उससे कोई टैक्स हम पे नहीं करते ना। ओके, अच्छा लास्ट देखिएगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रूल क्या कहता है बच्चों? इनकम टैक्स कहती है कि सुनिए, अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो आपने तो बहुत तरह का खर्च किया होगा ना बच्चों। बच्चों सोचो ना, क्या लैंडलॉर्ड जो हैं, जो ऑनर होते हैं, वो एक्सपेंस नहीं करते? बिल्कुल करते हैं बेटा। पेंटिंग में आप एक्सपेंस नहीं करते हो? आप दीपावली में पेंट नहीं करवाते हो क्या अपने घर को? अगर टेनेंट कंप्लेन करता है कि देखिए प्लम्बर में कोई इश्यू आ गई है, प्लम्बरिंग में, पानी में, बोरिंग में कोई इश्यू आ गई है, प्लास्टर टूट गया है, सीढ़ियां टूट गई हैं, तो क्या आप उसको बनवाते नहीं हो? आप बिल्कुल मरम्मत करवाते हो बेटा, आप रिपेयरिंग करवाते हो, एकदम रिपेयर करवाते हो, और रिपेयर करवाना भी चाहिए। सोचो बच्चों, अगर इनकम टैक्स ऐसे ही सबसे पूछती रही ना कि तुमने कितने का रिपेयर करवाया, तुमने कितने का रिपेयर करवाया, तो लोग कुछ भी बोल देंगे बेटा, कुछ भी बोल देंगे, बढ़ा चढ़ा कर बोल देंगे पैसे। तो इनकम टैक्स कहता है कि सुनो,
मैं वैसे सुनने वाला नहीं हूं। सिंपल सी बात है, जो भी एनुअल वैल्यू आएगा उसका 30% हम आपको लेस करने देंगे। आप उसका 30% डिडक्ट कर लेना। कितना परसेंट डिडक्ट कर लेना? 30% डिडक्ट कर लेना। समझे बेटा? एनुअल वैल्यू का 30% डिडक्ट कर लेना, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। समझे बच्चों? इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। लेकिन आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर आपने एसओपी पर तो नील कर दिया, 0। बच्चों आप सोचो, आप गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं दे रहे हो और गवर्नमेंट आपको कैसे माइनस करने देगी? फिर नहीं ना माइनस करने देगी। आगे चले। उसके बाद बच्चों अब यहां से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आएगा। अगर बच्चे हम लोग लोन लेकर घर बनाते हैं, सुनना, लोन लिया हम लोगों ने बैंक से और कंस्ट्रक्शन किया, हाउस प्रॉपर्टी परचेज की बेटा, या तो उसको बनवाया या तो खरीदा, तो इनकम टैक्स कहता है कि जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे होगे ना, आप लेस कर सकते हो। अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, सर एसओपी में भी लेस होगा। बिल्कुल, इनकम टैक्स कहती है चलो हम तुमको एसओपी पर भी अलाउ कर दिए और तुम लेस कर लेना। इससे क्या फायदा होता है बेटा कि एसओपी का इनकम नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जब जीरो से आप माइनस करते हैं ना तो आप लॉस में चले जाते हैं, तो लॉस हो जाता है और बाद में हम लोग इस इनकम को किसी दूसरे इनकम से सेट ऑफ करते हैं, तो हमें फायदा हो जाता है, हमारा टैक्स बच जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है बेटा कि हर किसी के पास अपना घर हो, इसलिए ऐसा लॉ बनाया गया है। तो बच्चों यहां तक कुछ आइडिया लगा? अब ये हम आपको वन बाय वन जब अलग कर करके पढ़ाएंगे ना बेटा, पहले बच्चों हम आपको जीएबी सिखाएंगे अगले क्लास में, हाउ टू कैलकुलेट जीएबी। तो सिस्टमेटिकली हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे। चलो आप लोग बेटा पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, सभी बच्चे वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कीजिए। हम स्क्रीन पर ला देते हैं इसको मिनिमाइज करके। सब बच्चे नोट डाउन कीजिए, बच्चे सभी बच्चों आप लोग इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। ओके चलिए, सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन। आप लोग प्लीज प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और आज जिनका जिनका क्लास छूट गया है, रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन।